हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका इस उत्साह कोर्स में जिसमें हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। पहले के 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 3A से स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। तो इस फर्स्ट लेक्चर ऑन मैट्रिसेस में हम आज देखेंगे मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स चीज़ों को। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैट्रिक्स आखिर में है क्या। तो मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट mn एलिमेंट्स का जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स होंगे। मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो तरीका है उसमें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये मैट्रिक्स m है जिसमें कुछ 12 एलिमेंट्स या मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन मेंबर्स में कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ये सभी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के मेंबर से मैट्रिक्स व्यवस्थित है। इनफैक्ट मैट्रिक्स बना हुआ है। इस व्यवस्था में आप देख पा रहे हो कि रोज़ की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। कैसे पहचानेंगे? जो भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे तो ये एक पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा और तीसरा, ये 3 हॉरिजॉन्टल हैं। इनको हम बोलेंगे रोज़। तो ये पहला रो है, रो 1 से डिनोट करेंगे, रो 2 एंड देन रो 3। इन द सिमिलर वे जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम्स हैं और इस 3 रो एंड 4 कॉलम वाले मैट्रिक्स का साइज इसके रो एंड कॉलम के आधार पर डिसाइड हो रहा है। मैट्रिक्स के साइज को एक फैंसी नेम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स के पास अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उनको लिखने का तरीका होता है m इंटू n, जबकि उसको पढ़ने का तरीका होता है m बाई n। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके रोज एंड कॉलम्स की संख्याओं पे डिसाइड होता है। अब हर एक एलिमेंट अपने एक नियत स्थान को रखता है। आप देखिए इस a का एक नियत स्थान है, इस पूरी तरीके से इस पाई का एक नियत स्थान है एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस a के नियत स्थान को यानी कि एक फिक्स्ड पोजीशन को बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा? यह बताना पड़ेगा हमें इसके रो एंड कॉलम के आधार पे। तो ये जो एलिमेंट a है ये पहले रो और पहले कॉलम में बैठा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे A11। a और सबस्क्रिप्ट में अगर 11 लिखेंगे इसका मतलब होगा कि मैं इस a की बात कर रहा हूँ। इन द सिमिलर मैनर इस पाई के लिए अगर देखा जाए तो ये रो 3 में है और कॉलम 3 में है। इसको लिखेंगे A33 और यहाँ पे हो जाएगा पाई। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ A12 तो आपको क्या देखना पड़ेगा? पहले रो और दूसरे कॉलम में जो नंबर बैठा होगा उसे आप लोगे। तो पहले रो और दूसरे कॉलम यानी कि 6 हमारे पास यहाँ एलिमेंट मिला तो इसकी वैल्यू 6 लिखी जाएगी। और इनफैक्ट अगर लिखा जाए Aij तो इसका मतलब होगा कि हम उस एलिमेंट या उस मेंबर की बात कर रहे हैं जो ith रो और jth कॉलम को बताता है या फिर उस पोजीशन पे वो बैठा है। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ समराइज करके लिख दिया नोट में कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर डिसाइड करना हो तो ऑब्वियसली उसके m रोज या n कॉलम्स होंगे तो उसको लिखा जाएगा m क्रॉस n, जबकि पढ़ा जाएगा m बाई n। m बाई n का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। m बाई n एक साइज है इसीलिए हम इसको m बाई बोलते हैं। जैसे आप किसी कमरे का साइज भी उसी आधार पे बोलते हो, जैसे 13/15, 12/10 एंड सो ऑन। किसी मैट्रिक्स को अगर कॉन्साइजली छोटे फॉर्म में डिनोट करना हो तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू A। कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij को हम जनरल एलिमेंट मान के लिख सकते हैं और यहाँ m बाई n उसका साइज है और यहाँ पे ये i की वैल्यू 1 से लेके m तक ये दर्शाता है कि नंबर ऑफ रोज़ की जो वैल्यू है वो m है एंड j की वैल्यू 1 से लेके n तक ये बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू n है। तो ये 3 बातें आपको मैट्रिक्स के डेफिनेशन में समझ लेनी चाहिए। अब अगर किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना हो तो कुछ रूल के हिसाब से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उनके मेंबर्स को एक जनरल रूल से डिनोट किया जाए, डिफाइन किया जाए। तो कैसे? जैसे मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना हो 3/2 ऑर्डर का और उनके एलिमेंट्स इस तरीके से गिवन हो। Aij जो जनरल एलिमेंट डिनोट करता है i + j/2। तो इसके पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं।
यहाँ कहा गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू, और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 3/2। साइज होना चाहिए 3/2, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स जूम कर लेना चाहिए कि वो मैट्रिक्स है ए जिसका साइज है 3/2। तो हम यहाँ पे ध्यान में रख के 3 रोज लेंगे एंड 2 कॉलम्स लेंगे। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स वाले जो मेंबर्स लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, A11 यानी कि पहला रो एंड पहला कॉलम, एन A12, क्योंकि कॉलम की संख्या केवल 2 है तो इसके आगे हम नहीं लिखेंगे कॉलम में इनफैक्ट, लेकिन रोज में ये चलता जाएगा A21, A22 एंड देन A31 एंड A32। अब इन सभी एलिमेंट्स को इस परिभाषा, इस डेफिनेशन के आधार पर लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कहा गया A11, पहले एलिमेंट की बात आती है तो A11 लिखना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि I की जगह पे 1 लिखना चाहिए और J की जगह 1 लिखना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के आधार पे हो जाएगा क्या, 1 + 1/2 दैट इज़ 1। एंड अगर हमें A12 लिखना हो सो ऑफकोर्स 1 + 2/2 दैट इज़ 3/2। सिमिलरली A21 लिखना होगा तो ये भी हो जाएगा 3/2। आप समझ चुके हो क्या होने वाला है। A22 लिखना होगा सो हो जाएगा 2। A31 लिखना होगा तो भी हो जाएगा 2 एंड A32 लिखना होगा तो हो जाएगा 5/2। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स को इस डेफिनेशन के आधार पे लिखना चाहें इनके एग्जैक्ट मेंबर्स के लिए तो ये हो जाएगा 1, 3/2, 3/2, 2, 2 एंड 5/2। इन सारे मेंबर्स को इस डेफिनेशन के आधार पे लिख दिया गया। दूसरे पार्ट को भी वैसे ही हैंडल करेंगे। यहाँ Aij -1 to the power I plus j एंड 3 to the power I है। तो अगर मैं A11 की बात करूँ, बिकॉज फिर से मैं मैट्रिक्स तो 3/2 ऑर्डर का ही बनाना है, तो हम इसी मैट्रिक्स को इसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1 दैट इज़ -1 का पावर 2 दैट इज़ 1, और 3 का पावर तो 1 ही रह जाएगा बिकॉज हम यहाँ पे I ले रहे हैं पावर में। A12 यानी कि -1 का पावर I plus j दैट इज़ 1 + 2, यह जाएगा -1 का पावर 3 दैट इज़ नेगेटिव, एंड 3 का पावर फिर से 1 रह जाएगा तो -3। A21 तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -1 का पावर 3 दैट इज़ -1 एंड 3 का पावर हो जाएगा 2 दैट इज़ 9। बाकी के एलिमेंट्स वैसे ही लिख देता हूँ मैं। तो इस तरीके से हमने ये 6 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब इसके बाद इसका मैट्रिक्स लिखना होगा, तो ऑफ कोर्स वी विल जस्ट गिव देयर पोजीशन टू देम, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उनके एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ डिफाइन करके दिया गया हो तो। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इनफैक्ट साइज के आधार पे कुछ डिसाइड किया जा सकता है कि कौन कौन सा उसके टाइप्स हैं। उसको समझने के लिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया लिस्ट द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सच अ मैट्रिक्स विच हैज़ 16 एलिमेंट्स। तो अगर एक मैट्रिक्स के पास 16 एलिमेंट्स हैं तो उनके कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में वैसे मैट्रिक्स जिसके पास 16 एलिमेंट्स हैं उसकी एक्चुअली साइज़ क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं 1/16 का साइज रखूं तब भी काम होगा बिकॉज एक रो और 16 कॉलम है। 16/1 का रखूं तब भी हमारा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एंड 2/8 का रखूं तब भी होगा। 8/2 के भी ऊपर हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, और फाइनली 4/4 का भी बन सकता है। इन्हीं सारे ऑर्डर्स के अनुसार उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे 1/16 में आप ध्यान दीजिए कि जो किसी मैट्रिक्स को आप अगर m के ऑर्डर को m/n लिखते हो तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है। तो अगर m की वैल्यू 1 होती है तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल एक ही हो तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस मैट्रिक्स को, इसमें 16 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, A11 देन A12 देन A13 एंड ये चलता चला जाएगा A116 तक।
अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, बिकॉज यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो उस केस में इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जैक्टली। और कॉलम मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होगी, तो A11 देन A21 एंड देन A31 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं A16 1। तो यहाँ तो m की वैल्यू 1 रो मैट्रिक्स, n की वैल्यू 1 कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन इन दोनों में आप ध्यान दीजिए कि m और n बराबर नहीं है। तो m और n बराबर नहीं है, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये नाम जस्टिफाइड भी है क्योंकि ये m और n बराबर नहीं होने से रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। और यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या नाम होना चाहिए, इसे कहा जाएगा, जिसमें m और n बराबर हों उन्हें कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मुझे नहीं लगता कि इनके एग्जाम्पल्स को आपको देखना ज़रूरी है, बिकॉज आप समझ चुके हो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से कहेंगे। इनफैक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हमें ढेर सारी चर्चा करनी है, बिकॉज आगे का चैप्टर डिटर्मिनेंट पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, और यहाँ भी हम आगे जो कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इस मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हम विशेष चर्चा रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या क्या जानना है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि आपको पता है, उसको मैं अगर जनरली डिसाइड करना चाहूँ तो आई विल राइट व्हाट, ए आई जे इसका जनरल एलिमेंट, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं m बाई m या फिर n बाई n। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर कहा जाए कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है। तो अगर सिंपल एक नंबर के आधार पे ऑर्डर को अगर लिखा गया हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 है, दैट मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 बाई 5 है, एंड सो ऑन। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका एक डायगोनल होता है, डायगोनल जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया A B C D 1 2 -1 0 एंड 5, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने नाम दिया लेट्स से S, और हमें इसका डायगोनल बताना है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा लाइन है जिसके लॉन्ग वैसे एलिमेंट्स फॉल करेंगे जहाँ पे I इज इक्वल टू J हो। मतलब अगर इस प्रॉपर्टी के आधार मान के एलिमेंट्स को आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल गेट द आइडिया कि वो लाइन एक्चुअली ये डायगोनल की तरह ही दिखेगा। इस लाइन के अलॉन्ग जो भी एलिमेंट्स फॉल करेंगे इन्हें कहा जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, और इसे कहा जाएगा डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। इनफैक्ट डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स एस। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलूँ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा A 1 and 5। और इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर ऐड करके जो संख्या आती है उसे कहा जाता है ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एस को क्या लिखना होगा, A + 1 + 5 दैट इज 6 + A। अब यहाँ तो हमने देखा कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ हमें समझना है डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फीचर है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब ये कैसा मैट्रिक्स है भाई, देखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए उसके एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए आई जे। ऑब्वियसली मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो कुछ भी डिस्कस किया जा रहा है वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो ए आई जे में प्रॉपर्टी क्या है कि सभी एलिमेंट 0 होंगे जहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट्स जहाँ आई और जे बराबर हैं, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, तो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स डी लिखना चाहा और उसका ऑर्डर मैंने 3/3 रखा, तो लिख सकता हूँ 3 0 0 0 2 0 0 0 7। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 3 2 और 7, ये एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसे कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, तो वो कैसे डिफाइन होगा, ए आई जे
फिर से i जहाँ j के बराबर नहीं है वो 0 होगा, और i जहाँ j के बराबर है वहाँ कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम k लिख सकते हैं जो कि नॉन ज़ीरो है, k नॉट इक्वल टू 0। मतलब i इज इक्वल टू j में यहाँ पे देखिए नॉन ज़ीरो में कोई भी नंबर हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि i इज इक्वल टू j जहाँ पे डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि सभी एलिमेंट्स बराबर होंगे। जैसे स्केलर मैट्रिक्स को मैं एस से डिनोट करता हूँ और फिर से मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3। तो यहाँ आपने देखा कि k की वैल्यू 3 है, तीनों वैल्यूज फिक्स्ड हैं, 3 ही है, तो इसे कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को ये भली भांति फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये तो कहा गया है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी ज़ीरो होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फिर से Aij, फिर से बाकी एलिमेंट ज़ीरो जहाँ पे i नॉट इक्वल टू j है, एंड जहाँ i इज इक्वल टू j होगा वहाँ सभी एलिमेंट्स 1 1 1 आ जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका होता है i, और यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक मैट्रिक्स जो कि 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको i3 भी बोल सकते हैं। ये दर्शाने के लिए कि केवल मैं i3 बोलूँगा, इसका मतलब समझ लेना है कि ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जा रही है जो 3 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर 3 है। सिमिलर वे अगर i2 आपको लिखना पड़े, सो गॉट द आइडिया कि हमें लिखना पड़ेगा 1 0 एंड 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है और उससे पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको मैं डिनोट करता हूँ Z से, जिसमें सभी एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के ज़ीरो हो जाएं। अब जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, वो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। और ध्यान रहे मैट्रिक्स को डिनोट करने का हम ये ब्रैकेट भी ले सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ये दो अलग अलग ज़ीरो मैट्रिक्स हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर होकर ज़ीरो हो जाए, लाइक दिस 0 0 0 0 0 0। तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। सो आई होप आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी कहे जाएंगे अगर उनका ऑर्डर सेम है और साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। अब इसे कहने का मतलब कि हमने ए कोई मैट्रिक्स लिया जिसके पास एलिमेंट्स हैं 3x 2 एंड -1, और बी कोई एलिमेंट लिया हमने, सॉरी बी कोई मैट्रिक्स लिया जिनके मेंबर्स हैं -2 y 2 3z एंड w। सपोज कीजिए गिवन है और किसी ने कहा कि a इज इक्वल टू b है, a और b आपस में बराबर हैं, देन फाइंड कीजिए कि x y z एंड w की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो यहाँ पे आप पहले ऑर्डर चेक करोगे तो पहले मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है 2/2 और दूसरे मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर है 2/2। सो ऑफ कोर्स द ऑर्डर इज सेम। सो हम आगे बढ़ेंगे तो हम A इज इक्वल टू B लिखेंगे। इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं कि 3x पहले रो में, 2 -1 दूसरे रो में पहले मैट्रिक्स के लिए, एंड सिमिलरली -2y 2 एंड 3zw। एंड इसके बाद हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो 3 इज इक्वल टू -2y हमें ये दे देगा कि y की वैल्यू हो जाएगी -3/2। फिर x इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। फिर आगे 3z इज इक्वल टू 2 से, या 2 इज इक्वल टू 3z से z की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। एंड फाइनली -1 इज इक्वल टू w से w की वैल्यू मिल जाएगी -1।
तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर मैट्रिसेस इक्वल हों तो हम अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं, उनको इक्वेट करके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इक्वल मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हमें जानना है कुछ बेसिक ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले जानना चाहिए हमें एडिशन। सो दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी संभव है, A प्लस B तभी संभव होगा जब उनके ऑर्डर सेम हो। सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, दैट मीन्स 3x to -1 जिसका ऑर्डर 2/2 है, और B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 अगेन, और यहाँ लिख दिया मैं 9 2 5 एंड -5, और कहा जाए कि आप इन दोनों को ऐड कीजिए, तो नो वंडर हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे कंपोनेंट वाइज, एलिमेंट वाइज, मेंबर वाइज, जैसे भी आप बोलिए। सो 3 को 9 से ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 12, x को 2 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा x + 2, 2 को 5 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, एंड -5 एंड -1 इज -6। इस तरीके से A + B ये संभव हो चुका। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं उसी तरीके से। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम चीज़, A + और -B तभी पॉसिबल होगा जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। और यहाँ इसी दोनों एलिमेंट्स मैट्रिसेस के लिए अगर हमें A - B फाइंड करना पड़े, सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू जस्ट सब्ट्रैक्ट। सो 3 - 9, लेकिन ऑर्डर में 3 - 9 इज -6, x - 2 इज जस्ट x - 2, 2 - 5 इज -3, एंड -1 - -5 इज 4। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल चीज़ था। नेक्स्ट हमें एक ऑपरेशन जानना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि कोई कांस्टेंट k अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है A, जिसके एलिमेंट को मैं Aij से नोट करता हूँ और यहाँ पे m/n ऑर्डर है इसका, तो अगर आप कोई कांस्टेंट k लोगे और आप ka कहते हो, इसका मतलब कि वो जो k होगा उन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो चुका होगा और उसका ऑर्डर सेम रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स A 2 5 7 -1 0 एंड 2 2x एक्चुअली, और उस केस में मैं यहाँ पे अगर मैं 5A निकालना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सभी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई हो चुका होगा, तो ये हो जाएगा 10 25 35 -5 0 एंड 10x। इतना ही नहीं, अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर पहले से कोई एक नंबर मल्टीप्लाइड हुआ देख रहे हो तो उसको बाहर ले सकते हो। कैसे? मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स लिया है मैंने, मैट्रिक्स M, और उसमें हमने देखा कि वो 2 4 6 और 12 है। हमने पाया कि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है सब में, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके M को 2 टाइम्स 1 2 3 एंड 6। ध्यान रहे किसी एक कॉलम में किसी एक रो से यहाँ पे बाहर आप नहीं ले सकते हो, सभी एलिमेंट से एक साथ बाहर लेना पड़ेगा किसी भी कॉमन को। द सेम वे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सब में, कॉमन भी हमें वैसे ही लेना पड़ेगा। इसी के आधार पे अगर हमारे पास कोई एक स्केलर मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइन किया गया हो, k 0 0 0 k 0 एंड 0 0 k, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स k हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि सभी एलिमेंट्स में k मल्टीप्लाइड हुआ है। तो हम इसमें से k बाहर ले सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स वी कैन। तो हम क्या लेंगे, k जैसे ही बाहर लेंगे यहाँ बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आप पहचानिए क्या है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हम स्केलर मैट्रिक्स को हमेशा k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जहाँ k उस स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आपने आज के लेसन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया जो मैट्रिक्स से रिलेटेड था। इनफैक्ट जो मेन कहानी शुरू होती है मैट्रिक्स का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है जब हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं, उसके बाद इन्वर्स वगैरह फाइंड करना सीखते हैं।
तो अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3B में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कैसे हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद हम जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उस पर आधारित कुछ प्रॉपर्टीज। सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद उत्साह। थैंक यू वेरी मच।